नमस्कार, न्यूज लाइन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विपनेश माथुर। योजना आयोग पर जिस तरीके से संकट के बादल मंडरा रहे हैं, कई सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं और पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। जिस तरीके से मोदी सरकार ने ठान ली है कि अब इसका नाम बदलकर ही रहेगा और ये संकट वाकई में मोदी सरकार ने ही खड़ा किया है और सरकार ने ठान ली है कि किसी भी कीमत पर योजना आयोग की जगह नई संस्था का गठन किया जाएगा। योजना आयोग की जगह नई संस्था का गठन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक ली, जिसमें विपक्षी भी अपना होमवर्क करके पहुंचे थे। कुछ सीएम ने तो मीटिंग में जाना भी जरूरी नहीं समझा और कुल मिलाकर नतीजा कुछ नहीं निकला। योजना आयोग को लेकर पक्ष और विपक्ष आमने सामने है, मगर सरकार के इरादे बुलंद हैं कि वो नई संस्था का गठन करके रहेगी किसी भी हालत में। योजना आयोग सरकार की आंखों में इतना क्यों खटक रहा है, आइए जानने की कोशिश करते हैं इस रिपोर्ट में। संकट में योजना आयोग लड़ रहा है वजूद की लड़ाई। मोदी सरकार बख्शने के मूड में नहीं, होकर रहेगा नई संस्था का गठन। 65 साल पुराने योजना आयोग का वजूद खतरे में है। मोदी सरकार योजना आयोग की तरह नई संस्था का गठन करने के लिए बेताब है और बेताबी ऐसी है कि लाल किले से ही पीएम मोदी ने योजना आयोग को बदलने का ऐलान कर दिया था और अब इसके लिए कवायद भी तेज कर दी गई है। योजना आयोग को लेकर रविवार को पीएम ने सभी राज्यों के सीएम के साथ बैठक की, लेकिन घमासान मचने की वजह से बैठक बेनतीजा ही रही। बदलते राजनीति के रूप में पीएम मोदी को नेहरू विरोधी माना जा रहा है और कांग्रेस का नाम के साथ मोह ऐसा है कि वो शायद चाहती है कि इसका काम बदल जाए पर नाम ना बदले। दूसरी ओर सारी कवायद नाम की लगती है और काम घूम फिर कर फिर वैसा ही रहेगा। भले ही योजना आयोग का गठन 1950 में पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया था, लेकिन इसके रूपांतरण की बुनियाद साल 1991 में बनी कांग्रेस सरकार ने ही डाली थी। आयोग को आजाद भारत के आर्थिक विकास की योजना बनाने का जिम्मा सौंपा गया था और योजना आयोग पंचवर्षीय योजनाओं के जरिए देश के औद्योगिक और कृषि विकास में अपना योगदान देता है। लेकिन अब पीएम का कहना है कि योजना आयोग अपनी प्रासंगिकता खो चुका है और उसकी वजह नई संस्था की जरूरत है। बाकायदा इसके लिए पीएम ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की बात को भी दोहराया कि मनमोहन भी बरसों से इसे बदलने की बात करते रहे हैं, ताकि कांग्रेस को ऐसा ना लगे कि शुरुआत बीजेपी ने की है। योजना आयोग को लेकर पीएम का क्या कहना है वो आपको बताते हैं। योजना आयोग की जगह एक उपयुक्त निकाय होना चाहिए ताकि देश की ताकत का मजबूती के साथ उपयोग किया जा सके। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि आयोग को खत्म करने की घोषणा करने के बाद सरकार अब मुख्यमंत्रियों के साथ विचार विमर्श कर रही है। विडंबना है कि पीएम ने योजना आयोग को भंग करने की घोषणा के 4 महीने बाद संस्था के भविष्य पर चर्चा करने के लिए मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई है। सच ये है कि देश के अनेक राज्य केंद्र से बेहतर काम कर रहे हैं। राजकोषीय घाटे को कम करने में उनका प्रदर्शन बेहतर रहा है। बावजूद इसके नीति निर्धारण और साधनों के आवंटन में वे मार खा जाते हैं। कुशल और अकुशल राज्य अक्सर एक ही पलड़े में तौल दिए जाते हैं। राज्य सरकारें योजना आयोग से नाखुश रहती हैं और वे योजना आयोग को अपने काम में हस्तक्षेप का उपकरण मानती हैं। इस व्यवस्था को हमेशा राजनीतिक निहितार्थ रहे, इससे जुड़े फैसले शुद्ध आर्थिक आधार पर नहीं होते, बल्कि राजनीतिक आधार पर इसकी रूपरेखा खींची जाती रहती है और कहना मुश्किल है कि अब जो व्यवस्था बनेगी वो राजनीति से मुक्त होगी या नहीं।
विपनेश माथुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। जिस तरीके से देखा जाए यहाँ पर कि जो सवाल खड़े हो रहे हैं योजना आयोग को लेकर, और सरकार भी कहीं ना कहीं पूरी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है कि कैसे भी करके योजना आयोग की जगह नई संस्था का गठन किया जाए। और यहाँ पर अब दिक्कत यह है कि पक्ष और विपक्ष के जो मतभेद हैं वो सामने निकल कर आए हैं। किस तरीके से आए हैं, किस रूप में आए हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर यह उठ रहा है कि योजना आयोग को लेकर सवाल तो कई सारे उठे हैं और पहले भी उठते रहे हैं, लेकिन यहां पर नाम जो बदलने की कवायद तेज हुई है बीजेपी की ओर से, मोदी सरकार की ओर से, आखिर क्यों? यह भी सवाल यहां पर खड़ा हो रहा है कि अगर किसी योजना में, किसी व्यवस्था में अगर कमी है तो कमियों को दूर किया जा सकता है, लेकिन क्या नाम बदलकर काम अच्छा हो जाएगा? सवाल यहां पर यह भी खड़ा हो रहा है। हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ कांग्रेस के नेता राजेश यादव जी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार पीयूष जी हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ राकेश महान जी मौजूद हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। सबसे पहला सवाल मेरा राजेश जी आपसे है कि जिस तरीके से यहाँ पर ये जो कवायद तेज हुई है योजना आयोग को लेकर, और आप भी कई सवाल यहां पर खड़े कर रहे हैं, और मगर पीएम मोदी ने कुछ कारण भी गिनाए हैं जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि बदलना जरूरी हो जाता है इन हालातों में अगर आगे रास्ता अच्छा करना है तो। ये योजना आयोग करीबन 64 साल पुरानी संस्था है और देश का सबसे बड़ी संस्था है। ये जो हमारी योजनाएं जो घर घर तक जाती हैं सब सीएम को लेके सब फंड ये सब चीज़ संचालित करती है। इसमें कोई कमी हो सकती है, ठीक है, ऐसा है, काम करने में कोई कमी है, कमी को दूर किया जा सकता है। नाम को दूर करने के पीछे क्या कारण है ये तो मोदी जी बता सकते हैं, जो जनता भी सब जानती है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। क्या अब ये नाम बदलना चाहते हैं, उसके अंदर कोई कमी है, कमी बदलो तो ठीक समझ में आती है कि भाई ये कमी है और इस पे ऐसे काम नहीं। नाम बदलने में जैसे अब ये नाम बदलेंगे, बहुत ऐसे यूपी में हुआ है, सपा बसपा की सरकार थी, बीएसपी ने जिलों के नाम रखे, कहीं महामाया रख दिया, कहीं काशीराम नगर रख दिया, कहीं फिर मुलायम सिंह की गवर्नमेंट आई उनने बदल दिए, फिर मायावती की आई उनने बदल के वही फिर पुराने कर दिए, फिर अखिलेश जी आए उनने फिर वो काशीराम नगर की जगह कासगंज कर दिया, माया ये सब चेंज कर दिए। उसमें मेरा कहने का मतलब ये है कि सारा मटेरियल है, सब चीज़ छपती है, सारा वो है, सारे मंत्रालय में सब चीज़ों में वो सब चीज़ चेंजिंग होती है, बहुत खर्चा आता है। वो खर्चा किस पे पड़ेगा? देश पे ही पड़ेगा। तो ये जो मोदी जी क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, और ये देश में, लेकिन एक मैसेज तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी दिया था योजना आयोग को मनमोहन सिंह ने बदलने की बात कभी नहीं करी थी, बदलने की मनमोहन सिंह ने बात कभी नहीं करी थी। उन्होंने कहा कुछ कमियां हैं, शिकायत तो थी, शिकायत तो थी, कमियां तो दिखाई दे रही थी, ठीक है। उस समय सबको सामूहिक बनाया था, ऐसे आप पर्दा नहीं डाल सकते क्योंकि शुरुआत तो कहीं ना कहीं हो चुकी थी आपके ही कार्यकाल ना, उसमें कोई कमी गिनाई उन्होंने, बदलने की बात नहीं करी। तो ठीक है, कोई कमी है तो फिर दूर करने की कोशिश क्यों नहीं की गई? दूर कर सकते हैं, ये भी दूर करने की आपने कोशिश क्यों नहीं की? ना, कोई कमी होगी उसमें संशोधन हुआ होगा, ये तो मतलब मनमोहन सिंह ने उस समय बात करी होगी कि चेंजिंग ऐसे उन्हें कुछ सहूलियत दी की होगी, तो नहीं करी होगी उस समय, बात तो नहीं है। इनको अगर दिखता है तो पीयूष जी, ये जो काम हो रहा है योजना आयोग को लेकर, तमाम तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं, कमियां भी गिनाई जा रही हैं, यूपीए सरकार में भी कई सवाल खड़े हुए थे। आपको लग रहा है कि ये सब ठीक हो रहा है क्या? नहीं, जहाँ तक देखिए जो ये मोदी जी ने और जिस तरह से इसको डिसमेंटल करने की बात कही है, तो उसके पीछे मुझे पूरी राजनीति लगती है। और ये उनका व्यक्तिगत एक जो रहा है पूरा, एक जो योजना आयोग से जो उनका एक असंतोष रहा है लगातार, उनको एक मुख्यमंत्री, गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में बार बार जो है योजना आयोग के पास आना पड़ता था, और उनको अपने लिए जो है वहाँ से जो है कि पैसे लेने पड़ते थे वहाँ के लिए, वहाँ के डेवलपमेंट के लिए। और जिस तरह का डेवलपमेंट चाह रहे थे, आपको मैं ध्यान दिला दूं कि वो एक कॉरपोरेट बैक्ड डेवलपमेंट जो गुजरात में हुआ लगातार, इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाने के लिए वहाँ डेवलपमेंट हुआ है।
तो उसकी जो योजना वो लेकर आते थे उस पर सवाल योजना आयोग खड़ा करता था और उस हिसाब से जो है वो निधि नहीं देता था वो। तो उनको कहीं ना कहीं एक हम कहें जो हम आम भाषा में कहते खुंदक, तो वो खुंदक थी नरेंद्र मोदी को, प्रधानमंत्री को। उन्होंने 15 अगस्त को पहले छूटते ये कहा कि हम इसको डिसमेंटल कर देंगे। हालांकि उन्होंने 2-4 दिन बाद कहीं और ये बात कही थी कि नहीं, योजना आयोग ने अच्छा काम किया है कुछ पिछले समय में, हमें उसका थोड़ा बहुत जो है उसमें बदलाव लाने की जरूरत है। तो लगातार इस तरह के कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट, तो मुझे लगता है कि राजनीति बहुत ज्यादा उसके पीछे दिखाई देती है। क्योंकि योजना आयोग, देखिए जहां तक असंतोष का बात है आर्थिक नीतियों को लेके जो पॉलिसी पैरालिसिस था पिछले यूपीए सरकार में, वो सरकार की देन था, न कि योजना आयोग का। उसमें योजना आयोग का कोई वहां के महंगाई में उसका कोई योगदान नहीं था। जो भ्रष्टाचार थे, जो स्कैम थे, उसमें योजना आयोग का कोई योगदान नहीं था। योजना आयोग तो लगातार, बल्कि योजना आयोग ने वो भूमिका रची थी कि किस तरह से जो एलोकेशन होता है पैसे का राज्यों से, देखिए राज्यों के साथ कंसल्टेशन होता है लगातार, योजना आयोग करता था। वो एक बीच का मीडिएटर है उसके। मगर पीयूष जी, यहाँ पर आप जब सीएम थे नरेंद्र मोदी, तब आपने सवाल उठाए कि ये दिक्कत थी, शायद इसीलिए हो रहा है, लेकिन और भी राज्यों के सीएम को इससे दिक्कत थी, सवाल तब भी खड़े हुए थे और शिकायतें तब भी आई थी। देखिए, तो अकेले इस तरीके से नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा करना देखिए, नरेंद्र मोदी को मैं इसलिए कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी असंतुष्ट थे काफी कुछ, और उनको एक व्यक्तिगत लेवल पे वो चीजों को रख लेते हैं। ये जो मैंने जो असेसमेंट किया है उनके एक व्यक्तित्व का, उसके हिसाब से कह रहा हूं। लेकिन और मुख्यमंत्री को भी थी, जैसे बिहार के मुख्यमंत्री को भी थी। तो देखिए, राज्यों को होती है, लेकिन राज्य जो है बैठते बातचीत करते हैं, वो अपनी योजना लाते हैं कि आप क्या कार्यक्रम चलाएंगे, उस हिसाब से कंसल्टेशन होता है। तो ये ऐसा नहीं है कि उसमें प्लानिंग कमीशन जो है आपको संतुष्ट नहीं करता। तो यूपीए सरकार को ये सब कुछ दिखाई दे रहा था। इतनी ताकत योजना आयोग को कहां से मिल गई, जिस तरीके से पूरा अपनी मनमानी करने लगा योजना आयोग, और यूपीए सरकार को सब कुछ दिखा, यूपीए सरकार ने कुछ नहीं किया, कदम भी नहीं उठाया कि चलिए डिस्कस कर ले सीएम के साथ अगर कोई ये दिक्कत है इस तरीके से, जैसे मोदी सरकार करने की कोशिश कर रही है। सवाल यहाँ पर ये भी खड़ा हो रहा है, और मनमोहन सिंह ये बात को दोहरा चुके हैं कई बार कि उनको भी दिक्कत थी। नहीं, उन्होंने अभी पिछले अप्रैल में उन्होंने ये बात कही थी, जब उनका टर्म मतलब खत्म होने था इलेक्शन के पहले, उन्होंने इस तरह की बात कही थी। वो इसलिए कही थी कि जो बदलाव हो रहे हैं पूरे विश्व के स्तर पे, जिस तरह के इकोनॉमिक बदलाव चेंजेस आ रहे हैं और जिस तरह से बदलनी चाहिए पॉलिसीज जो है, वो उसके हिसाब से उन्होंने कहीं ये बात रखी थी जब वो नरेंद्र मोदी से मिले थे। लेकिन उसका मतलब ये नहीं था कि योजना आयोग को ही वो चाहते थे कि खत्म कर दिया जाएगा। योजना आयोग की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। देखिए, योजना बनाने में, लॉन्ग टर्म योजना बनाने में, वो पंचवर्षीय योजना बनाता है, वो एक साल की योजना नहीं बनाता है। और उसमें राज्यों की जहां तक भूमिका, जैसे नरेंद्र मोदी जी ये बात कर रहे हैं कि जो है कि एक फेडरल कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं, तो पहले भी ये था। देखिए, वो एक फेडरल बॉडी की तरह से काम होता था, क्योंकि राज्यों से कंसल्टेशन होता था। जो है कि आपके वहाँ पे काउंसिल जो जहाँ चीफ मिनिस्टर आते थे, जैसे अभी परसों आए नरेंद्र मोदी के साथ मीटिंग हुई उनकी रेस कोर्स, उसमें वैसे जो है वहाँ पे मीटिंग हर साल जो है मीटिंग होती है। उसके बाद राज्यों से मांगा जाता है कि आप अपनी योजनाएं बताइए, आप क्या कार्यक्रम लेंगे, किस हिसाब से लेंगे। और पॉवर्टी, गरीबी को कम करने में, खत्म करने में एक बहुत बड़ी उसकी भूमिका। चलिए ठीक है, आर्थिक विशेषज्ञ राकेश भांजी भी हमारे साथ मौजूद है। राकेश भांजी, आप इसको किस नजरिए से देख रहे हैं? क्या वाकई जरूरत है इस समय की चलिए नाम भी बदल दिया जाए, अगर नाम बदलता है तो काम भी बदल जाएगा, और ये आज अगर ये कवायद शुरू हो रही है तो इसके पीछे आप कारण क्या मानते हैं और जिम्मेदार कौन? मैं इसमें केवल ये बीजेपी और कांग्रेस की नजरिए से नहीं देखना चाहता। जब योजना आयोग बना था 1950 में, उस वक्त इंडिया में एक कमांड इकोनॉमी थी। तब से पूरी दुनिया बदल गई है, हमारी इकोनॉमी भी बदल गई है। इस वक्त वो कमांड इकोनॉमी का जमाना नहीं रहा, ज्यादा प्राइवेटाइजेशन हो गई, ग्लोबलाइजेशन है, रिफॉर्म हो गया है। अब जो योजना आयोग ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन उसका समय अब खत्म हो गया है। अगर मोदी जी इसको परिवर्तन लाना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छी चीज है। आखिर हमारे ही मुल्क में एजुकेशन मिनिस्ट्री थी, एजुकेशन मिनिस्ट्री का नाम काफी साल पहले एचआरडी कर दिया। क्यों किया? उसमें कोई खराबी तो नहीं थी। अगर योजना आयोग को कोई और नाम से बुलाया जाए और उसका प्राथमिकता ये दी जाए कि आप डेवलपमेंट करें, प्राइवेटाइजेशन करें, कहीं हमारी शिक्षा में कोई सुधार तो नहीं आया। ये हुआ कि निजी यूनिवर्सिटी है जहां आगे निजी कॉलेज, सुधार बिल्कुल आया। ये गलत कह रहे हैं आपकी, सुधार नहीं आया, बहुत सुधार आया है। कोई सुधार नहीं आया। हमारी शिक्षा की जो स्टैंडर्ड है वो वहीं का वहीं है, वहां पे बल्कि बदतर हुआ है। नहीं, ये बिल्कुल जहाँ पे जो पैसे देके जो है आप जो डिग्रियां दे रहे हैं, क्योंकि पहले अगर सरकार के पास पैसा नहीं हो, आप प्राइवेटाइजेशन ला रहे हैं, उसमें कोई गलती नहीं है। निजीकरण के रूप में इतना हुआ है कि बहुत से लोगों ने जो है, खासकर राजनेताओं ने अपनी यूनिवर्सिटीज खोल ली हैं। वहां विदेशी यूनिवर्सिटीज हैं, उन्होंने अपनी ब्रांचेस खोल ली हैं। एक बात आपको याद दिला देती हूँ कि अभी प्लेसमेंट चल रही है और आईआईटी अगर क्वालिटी बेहतर होती है, क्वालिटी बेहतर होती है तो इसमें कोई
दिक्कत नहीं है। बाहर की कंपनियां लेकिन हायर ऐसा कर हुआ रही नहीं। हैं, ठीक है, आप शिक्षा के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन अभी प्लेसमेंट चल रही है, आईआईटी के छात्रों को वहां पर नौकरी दी गई वो और पहले से उन्होंने भी होता रहा है, बाकायदा ऐसी नई अभी बात नहीं इतना है। बड़ा पैकेज उन्होंने ठुकरा कर कहा कि हम तो भारत में ही काम करेंगे, बाहर क्यों जाएं। तो IIT देखिए, शिक्षा का IIT आज स्तर से इतना नहीं, हाई है, IIT तो तभी पहले उनको से है। एक आधार भी बनाया गया, एक IIT बेस। देखिए, IIT के स्टैंडर्ड को लेकर कभी कोई सवाल नहीं रहा है। IIT पहले से रही है यहाँ इस देश में, उनको एक मानक माना जाता है कि पढ़ाई का, उनको शिक्षा का एक मानक माना जाता है, वहां स्टैंडर्ड है, उसमें कभी कोई सवाल नहीं उठाया गया। जी 10 चलिए, साल ठीक है, की बीजेपी के नेता हमारे इस तरह साथ से, खेमचंद इस पे जी भी सवाल जुड़ उठ गए रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। खेमचंद जी, सवाल उठ रहे हैं योजना आयोग को लेकर, आखिर आप क्यों बदलना चाहते हैं, क्यों पड़ गए हैं पीछे? अगर कुछ कमी थी तो काम सुधार भी तो कर सकते थे आप इस पर। मैं आपको बताना चाहता हूँ, योजना आयोग में सुधार की जो मांग है वो आज से नहीं 1992 से है, 1992 से है। और माननीय जो प्राइम मिनिस्टर का जो विजन है वो एक इंडिया का विजन है, और उनका मानना है कि कुछ ऐसी तंत्र की रचना की जाए जिसके माध्यम से सभी जो हमारा सिस्टम वो फेडरल सिस्टम है, जिसमें राज्यों की अलग सरकार होती है, केंद्र की अलग सरकार होती है, तो बेटर कम्युनिकेशन हो सके, बेटर कोऑर्डिनेशन हो सके, और राज्यों के मामले में जो केंद्र के पास से पैसा जाता है उसमें राज्य कंसल्ट करके, पार्टिसिपेट करके फिर डिसीजन लिए जा सकें और उन पे चर्चा हो सके। इसीलिए उन्होंने, आपने देखा होगा कि उन्होंने टीम इंडिया की बात की। उस टीम इंडिया में माननीय प्राइम मिनिस्टर उसके चेयरमैन होंगे और सभी चीफ मिनिस्टर उसके मेंबर्स होंगे, और वहाँ पे चर्चा परिचर्चा करके डिसीजंस लिए जाएंगे और पैसे का उपयोग किया जाएगा। नहीं, सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या नाम बदलकर काम अच्छा हो जाएगा, या फिर नाम को चमकाना चाहते हैं, क्रेडिट लेने की यहाँ पर होड़ चल रही है कि क्रेडिट का काम वही रहे? क्रेडिट का कोई सवाल ही नहीं है। यहाँ पे तंत्र में परिवर्तन लाया जाएगा, तंत्र में बेटर कोऑर्डिनेशन के लिए इस तरीके का किया जाएगा। आपने देखा होगा कि पहली बार बिना ब्यूरोक्रेसी के, पहली बार पूरे देश के नेता, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री और प्राइम मिनिस्टर एक साथ बैठे और उन्होंने चर्चा की और देश की भलाई के लिए विचार विमर्श किया। सकते थे खेमचंद जी, बिना नाम बदले भी तो आप काम कर सकते थे। बिना नाम बदले अभी नाम बदला कहाँ है? हम बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस, institution आपने आए देखा होगा कि सरकार के अधिकतर ऑर्गेनाइजेशन तो पुराने नामों के साथ हैं, लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे रिफॉर्म लाने हैं, जहाँ पे परिवर्तन लाना है, नाम बदलने से कोई समस्या नहीं है। वहाँ पे उसमें जो बेसिक्स हैं, बेसिक्स क्योंकि चेंज किए जा रहे हैं। बेसिक्स पहले वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी होती थी, या ब्यूरोक्रेसी की जगह वहाँ पे जो डिसीजन मेकर्स हैं, जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, उनको लाया जाएगा, क्योंकि एग्जीक्यूटिव ही अपने राज्यों में डिसीजंस लेते हैं और डिसीजंस लेके वो अपने राज्यों की भलाई के काम करते हैं। तो जब वो डिसीजन लेते हैं और अपने राज्यों की भलाई का काम करते हैं, तो उससे पहले जो पैसा या जो चीज़ें उनको केंद्र से मिलती हैं उसमें भी वो शामिल हों, वहाँ पे भी वो डिस्कस करें, वहाँ भी उनकी बात सुनी जाए, वहाँ भी उनकी बातों पे चर्चा परिचर्चा हो। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए माननीय प्राइम मिनिस्टर न्यू संस्था का गठन करना चाहते हैं, और वो भी सभी के साथ विचार करके, सभी का पार्टिसिपेशन लेके। ठीक है, विपक्ष यहाँ पर सवाल खड़े कर रहा है कि विचार विमर्श पहले नहीं किया गया, अब किया जा रहा है 4 महीने बाद। देखिए, हमारी सरकार अभी बनी आपके है, पास तो विचार आएंगे और विमर्श जानने अभी की कोशिश करेंगे। मनोज जी, आप तो समझना चाहते हैं कि इसके कई जो पहलू हैं वो सामने निकल कर आ रहे हैं। एक तरफ कहा जा रहा है कि राजनीति के चलते ये हो रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नेहरू विरोधी माना जा रहा है कि इसके चलते ये हो रहा है। आपसे समझने की कोशिश करते हैं कि अगर कमियां हैं तो नाम क्यों बदला जा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि नाम बदल दिया जाए, क्रेडिट ले लें और काम वही हो? फिर नहीं, देखिए, इसको जैसा अभी राकेश भाई कह रहे थे, इसको बीजेपी और कांग्रेस के चश्मे से नहीं देखना चाहिए, राजनीति के उससे। और 1900 जब इस संस्था का गठन हुआ था, उसके बाद से अब तक आर्थिक दुनिया भर में काफी आर्थिक बदलाव हुए हैं, भूमंडलीय स्तर पे काफी बदलाव हुए हैं। और मैं इसको इस रूप में देखता हूं कि 1992 में जब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह वित्त मंत्री बने थे, नरसिंह राव की सरकार थी, उस समय जो आर्थिक उदारीकरण का दौर शुरू हुआ था, उसका शायद ये दूसरा चरण शुरू इस देश में हो रहा है। नेहरू मॉडल जिस समय बना था, उस समय आर्थिक मॉडल बेहतर होगा इस देश के लिए। फिर इसी कांग्रेस सरकार ने ही नरसिंह राव में मनमोहन मॉडल को स्वीकार किया और आर्थिक उदारीकरण के लिए दरवाजे खोले। तो समय समय पर देश में अर्थव्यवस्था को लेकर चिंतन होता रहता है और बदलाव होते रहते हैं। चर्चा बहुत हो रही है नाम बदलने की, बात नाम बदलने की नहीं है। अगर मान लीजिए सरकार चाहती है, मोदी सरकार चाहती है राज्यों को आर्थिक आधार और ज्यादा मिले,
उनकी पारदर्शिता दोनों के लेन देन में ज्यादा हो, केंद्र और राज्यों के उसमें। अभी तक क्या हो रहा था कि योजना आयोग बना, मालिक बैठा हुआ है, राज्य कमा के देना है, बांटेंगे ये, और मालिक बनने का हक किसी को ज्यादा मिल रहा है। कई राज्यों की शिकायत थी, केवल मोदी जी की नहीं थी, जयललिता की शिकायत थी। ममता बनर्जी कहती रही है इस सवाल को बार बार कि भाई जिसका जो राज्य अधिक राजस्व दे रहे हैं, जो राज्य बेहतर विकास कर रहे हैं, आप उन्हीं पे अंकुश लगा रहे, तो ये भी तो सही नहीं है। और दूसरी बात, योजना आयोग की सबसे ज्यादा आलोचना मनमोहन सरकार के समय में हुई। गरीबी रेखा पे मजाक बना के इस देश में रख दिया योजना आयोग ने। कोई कह रहा 28 रुपए गरीबी रेखा कर दो, कोई कह रहा 32 रुपए कर दो। ये ऐसा योजना आयोग होता है? तो मुझे लगता है मोदी जी जो है या मोदी सरकार जो है एक आर्थिक उदारीकरण के दूसरे दौर में देश को ले जाना चाहती है, और मुझे लगता है कि एक बार प्रयोग करने में कोई हर्ज नहीं है। जैसा राकेश भाई ने कहा कि शिक्षा मंत्रालय खत्म करके HRD बना दिया गया, ऐसे तमाम मंत्रालयों को बदला गया है पिछले 20 सालों में, और इसमें बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं है। और मोटे तौर पे कांग्रेस और बीजेपी की आर्थिक नीतियां लगभग एक सी हैं। ये सवाल भी आपसे समझना चाहेंगे, अगर योजना आयोग बॉस बन गया, अपनी मनमानी की जा रही थी, तो इसके पीछे किसी का तो हाथ होगा, कहीं ना कहीं तो दी गई होगी छूट। नहीं, देखिए, ऐसा कहना ये नहीं कि योजना आयोग मनमानी कर रहा था, ऐसा नहीं है। केंद्र और राज्यों के अपने एक संबंध होते हैं, और उन संबंधों के बीच एक अपनी भूमिका निभा रहा है योजना आयोग। जब तक उसकी भूमिका थी, जब तक नेहरू मॉडल चल रहा था, दूसरे मॉडल चल रहे थे, तब तो शायद वो अधिक उपयोगी लग रहा होगा। पंचवर्षीय योजनाओं ने इस देश का बहुत भला किया, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं नहीं भला किया। इंदिरा जी ने तमाम तरह की योजनाएं दी, पंचवर्षीय योजनाओं से बहुत भला इस देश का हुआ है। लेकिन आज हो सकता है कि पंचवर्षीय योजनाओं से भी बेहतर कोई और व्यवस्था निकल के आए, जिससे देश का और राज्यों का समुचित विकास हो। तो उसमें क्या हर्ज है प्रयोग करने में? और नाम कोई श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय या किसी और नाम पर रखे, तब तो उसका कलेश हो भी या झगड़ा हो भी, उस विवाद हो भी। अगर मान लिए योजना आयोग को विखंडित करके एक नई संस्था देश में पैदा होती है, और उससे देश की अर्थव्यवस्था, राज्यों की अर्थव्यवस्था, देश का विकास, राज्यों का विकास बेहतर ढंग से होता है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर जो संस्था बनी है उसी में अगर आप फेरबदल करते हैं, स्क्रूटाइड करते हैं, जो पॉलिसी में बदलाव लाते हैं, तो उसमें हर्ज क्या है? जरूरी है कि हमने जो संस्थाएं इतने साल से बनाई हैं उनको हम एकदम से डिसमेंटल कर दें सिर्फ आपकी जिद के चलते कि आपको बदलाव लाना है? आप खुद भी कंफ्यूज्ड हो कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अभी आप कंसल्टेशन कर रहे हैं, पहले आपने कहा हम डिसमेंटल कर देंगे, अब आप मुख्यमंत्री से कंसल्टेशन। मेरा सिर्फ यही सवाल है कि हम संस्थाएं जो बनने में समय लगता है, बहुत जो है मेहनत लगती है, पैसा लगता है, सब कुछ लगता है, उसको एकदम से आपने महसूस किया होगा कि इस देश के संविधान में ही कितने सैकड़ों हो चुके हैं संशोधन। जब संविधान में देश कर दिए तो एक संस्थान में अगर प्रयोग कर रहे हैं तो क्या हो जाए? संशोधन किया है। अरे भाई, आप ये जिद मान के बैठे हो कि योजना आयोग भंग मत करो। अरे हम कह रहे हैं पुराने योजना आयोग ढर्रे से अगर कोई बेहतर अर्थतंत्र मिल जाए इस देश को, क्या बुरा है उसमें? उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप ये कहते हैं कि भाई इसको डिसमेंटल करना है। आप और अभी भी आप देखिए, आप कंसल्टेशन उन्हीं से कर रहे हैं जो प्लानिंग कमीशन के मेंबर रहे हैं, उन्हीं से आप कंसल्टेशन भी कर रहे हैं, सारा कुछ वही इस्तेमाल कर रहे हैं, और फिर आप कह रहे हैं कि साहब हम तो डिसमेंटल कर देंगे। नहीं, जो काम राजनीति न सरकार को करने चाहिए, यूपीए सरकार को जो काम करना चाहिए था, जो काम यूपीए सरकार को करना चाहिए था, वो सरकार ने नहीं किया। अब ये बीजेपी ने महसूस किया तो वो कर रही है। ये काम ये लोग भी तो कर सकते थे, टीमों का गठन हो सकता था उस तरीके से। यूपीए सरकार ने तमाम प्रयोग करे, वर्ल्ड बैंक से कर्जा ला के देश को वो बनाया, वो ठीक था। ऐसा नहीं है, हर सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए अपने ढंग से प्रयोग करे हैं। अगर देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को बहुमत दिया है, उस पर विकास भी एक कारण था। अगर वो मान लीजिए देश की अर्थव्यवस्था सुधारना चाहते हैं, क्या है? कोई कमी है? अगर योजना आयोग में कोई कमी है, हेलो तो उसमें संशोधन की बात कर रहे हैं। ठीक है, संशोधन करिए। जब योजना आयोग का नाम ही चेंज कर रहे हैं संस्था का, तो उसके पीछे कुछ और नजर आ रहा है कि ये कांग्रेस की बनाई हुई संस्थाएं हैं, जितनी भी हैं उन्हें खंडित करें, अपना नाम कांग्रेस की नहीं, भारत सरकार की बनाई हुई संस्थाएं हैं। भारत सरकार की बनाई हुई संस्थाएं। पहले फोकस सेंट्रलाइज, पहले फोकस हवाई अड्डे का मामला नहीं है, हवाई अड्डे का मामला नहीं है कि राजीव गांधी हटा के श्यामा प्रसाद मुखर्जी रख दिया। पहले फोकस सेंट्रलाइज इकोनॉमी में था। आपने 6 महीने खराब कर दिए देश के लिए। योजना बदल रहे हैं, योजना
कितनी 3 साल में योजना बनाएंगे और 3 साल में नहीं शुरू नहीं करेंगे। राजेश जी, 3 साल जो ऐसे बात करेंगे। आप कर रहे हैं वो बीजेपी भी कह रही है कि आपने 10 साल खराब कर दिए, ये फिर मुद्दा नहीं है ना। इस पर अगर चर्चा करेंगे तो चर्चा लंबी हो जाएगी। राकेश जी, आपने सुना जो सवाल गरीबी हटाओ का नारा योजना आयोग जब से बना तब से लग रहा है, लेकिन आज तक इस देश से गरीबी नहीं मिटी। और हर चुनाव में हर पार्टी हर दल यही नारा लगाता गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ, लेकिन गरीबी नहीं मिटती इस देश इसका में। जिम्मेदार कौन है? सभी लोग जिम्मेदार हैं, सभी लोग जिम्मेदार हैं इसमें। इसके लिए वो सरकारें हैं, वो जी, राजनेता राकेश जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, राकेश सभी जी, लोग जिम्मेदार हैं, वो जी, जिम्मेदार जी, हैं। ठीक है, 65 साल से जो ठीक है, आ रहे व्यवस्था हैं। चली है वो जिम्मेदार है आयोग इसमें। को- मनोज जी आ रहे योजना आयोग हैं। को राकेश जी, नहीं कर आपसे सकते हैं समझना भाई। चाहेंगे कि गरीबी आज हटाना अगर ये कोई सवाल सरकार ने उठ रहे काम हैं था तो उसका। यूपीए सरकार में भी तो उस तमाम समय की तरह गरीबी के देखिए, आज की गरीबी देखिए। राजेश जी एक मिनट, राजेश जी एक मिनट, राकेश जी समझने की कोशिश करते हैं कि अगर ये जो आज तैयारी कर रही है बीजेपी सरकार और जो महसूस किया है, तमाम सीएम की शिकायत थी तब भी, लेकिन इतने साल देश पर राज किया यूपीए सरकार ने, कांग्रेस ने, तब कोई कदम क्यों नहीं उठाया गया? आज 6-7 महीने हुए बीजेपी को आए केंद्र में, अब इनको दिक्कत हो रही है, कोई मुद्दा हाथ नहीं लग रहा है, इस तरीके से सवाल खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन जनता ने इनको तो काफी वक्त दिया था और तब भी ये शिकायतों का सिलसिला लंबा था, लेकिन कुछ किया नहीं गया। सरकार नहीं आई थी बीच में जी, मैं इनकी यूपी 6 साल सरकार नहीं रही, इनको नहीं जब कमी नजर आई, आज ही ये कमी क्यों नजर आ गई? वाजपेयी जी की 6 जी साल राजेश जी सरकार एक रही। एक करके, ठीक है, आ रहे हैं आपके पास राकेश जी। ऐसा है, मैं यूपीए की सरकार की तरफदारी नहीं कर रहा, लेकिन प्लानिंग कमीशन यूपीए के टाइम से भी उसमें बदलाव आ रहा है। बल्कि 92 से अगर आप देखें जो प्लानिंग कमीशन का फोकस है उसमें बहुत बदलाव आ चुका है। पहले जो सेंट्रलाइज प्लानिंग पर फोकस था वो बदल चुका है काफी, और इस वक्त अगर नाम भी बदला जाए तो उसमें कोई मुझे खराबी नहीं दिखती, क्योंकि फोकस बदल चुका है। अब सेंट्रलाइज प्लानिंग पर फोकस नहीं रहा, अब फोकस रहा है प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप या पब्लिक प्राइवेट डेवलपमेंट। तो सरकार के पास इतना पैसा भी नहीं है कि जितनी भी योजनाएं हैं उसमें केवल सरकार का पैसा लगे। अगर प्राइवेट सेक्टर को आप लाना चाहते हैं तो आप वो सेंट्रलाइज प्लानिंग अब नहीं कर सकते जैसे 50 साल पहले कर सकते थे। जी चलिए, खेमचंद जी यहाँ पर कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। खेमचंद जी यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है, राजेश जी से कहने की कोशिश कर रहे हैं कि 6-7 महीने हो गए आपकी सरकार बने केंद्र में, अभी तक काम क्या हुआ है? क्या नाम बदलने के पीछे ही ये काम होता रहेगा, वाकई में एक्चुअल में कुछ दिखाई देगा? देखिए, इसमें ये बात समझने की है, ये नाम नहीं बदला जा रहा है, संस्था के कार्य करने की जो स्वरूप है उसको बदला जा रहा है। पहले ब्यूरोक्रेसी वहाँ पे डिसीजन लेती थी, लेकिन इस टाइम वहाँ पे एग्जीक्यूटिव डिसीजन लेंगे, और वो एग्जीक्यूटिव डिसीजन लेंगे जो अपनी जनता के लिए अपने राज्य में काम करते हैं। अभी तक उनका पार्टिसिपेशन ना के बराबर होता था, और बहुत सारे राज्यों के साथ आप जैसा पहले चर्चा में भी आया, उनके साथ नाइंसाफी भी होती थी। अब वो जब खुद से उस चर्चा में शामिल होंगे और चर्चा में शामिल होकर डिसीजंस लेंगे कि जो पैसा केंद्र सरकार के पास आया उस पैसे का किस तरीके से उपयोग करना चाहिए, और इसके साथ साथ ये संस्था जो सेंट्रलाइज कोऑर्डिनेशन है, सेंट्रलाइज कम्युनिकेशन जो अभी तक नहीं होता था, उसमें भी भूमिका अदा करेगी। तो ये सिर्फ नाम नहीं बदला जा रहा है, कार्य करने की शैली बदली जा रही है, और कार्य करने की शैली फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए बदली जा रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा, पिछले कुछ समय में जैसे आप इंदिरा जी की बात कर रहे हो, उनके जाने के बाद देश में बहुत सारे नए राज्य बने हैं। जब बहुत सारे नए राज्य बने हैं तो देश जो फेडरल सिस्टम है उसका और बढ़ावा मिला है। जब हम छोटे छोटे राज्य बना रहे हैं, नए नए मुख्यमंत्री आए हैं, तो उनके साथ हमें चर्चा और परिचर्चा करने की जरूरत भी बढ़ गई है। उनको साथ में लेके चलने की, उनसे बात करने की, और उनकी जो बिकॉज काम तो उन्हीं को करना है, पैसा तो यूटिलाइज उन्हीं को करना है, उनका जो एक्सपीरियंस है उसको शेयर करने की और उससे लर्निंग लेके बेटर तरीके से फ्यूचर की प्लानिंग करने की जरूरत आन पड़ी थी। उसी को मोदी जी ने ध्यान में रखते हुए नई संस्था का प्रपोजल रखा है, और वो प्रपोजल भी सभी से डिस्कस किया है, और डिस्कस करके चलिए, उसको इस बनाने पर जा भी रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं, विपक्ष इस पर भी सवाल उठा रहा है कि हमसे चर्चा नहीं की गई और अचानक इस तरीके से मीटिंग बुला ली। हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।
वाकई में विडंबना है ये हमारे देश की कि जब भी योजनाएं बनती हैं, किसी व्यवस्था की शुरुआत होती है तो वो राजनीति की भेंट चढ़ जाती है। जिस तरीके से सरकार कवायद इसमें तेज कर दी है कि नाम बदला जाएगा, काम भी बदलेगा और नया रूप देखने को मिलेगा, और उम्मीद ये की जा रही है कि ठीक है ये काम हो रहा है तो क्या ये राजनीति की भेंट नहीं चढ़ेगी ये योजना, क्योंकि अक्सर राजनीति होती है और राजनीति का रंग रूप इसमें देखने को मिलता है। और वो जो काम के लिए जो संस्थाएं बनाई जाती है, जिनकी जिम्मेदारी बनती है, वो कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी से भटकती हैं और फिर कहीं ना कहीं उन पर जमकर होती है राजनीति। और ये हमारे देश का दुर्भाग्य है और जनता इंतजार करती है कि कुछ अच्छा हो जाए, उम्मीदें ढेर सारी होती है, लेकिन उस तरीके से फिर काम नहीं हो पाता है, बयानबाजियां होती हैं और इसी में होता है समय बर्बाद। मनोज जी, एक बात जिस तरीके से यहाँ पर जो सामने निकल कर आई है और जिस तरीके से कहा भी जा रहा है कि चाहे योजना आयोग हो या फिर कोई और योजना हो या फिर कोई और रणनीति तैयार की गई हो सरकार की ओर से, अगर यूपीए सरकार में कुछ बनाया गया तो अगर बीजेपी की सरकार आई है तो देख रही है कि क्या क्या काम, क्रेडिट लेने की जो होड़ है वो कहीं ना कहीं अभी भी चालू है। जिस तरीके से नामों के आधार पर योजनाएं बनी हैं उन पर क्रेडिट सरकारें ले रही हैं, इस पर मैं आपसे जवाब चाहूंगी कि ये कितना सही है। देखिए, नामों के नाम पर तो राजनीति इस देश में हमेशा से होती आई है, चाहे वो मुलायम सिंह की सरकार हो, मायावती की हो, बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो। जो सरकार आती है अपने नाम से चीज़ों को करती है और हर सरकार का अपना एक एजेंडा होता है। लेकिन मेरा कहना यह है कि कुछ चीज़ें जब सुधार के लिए होती हैं तो उसे पार्टीबाजी में नहीं देखना चाहिए। जैसा राकेश भाई ने कहा कि पिछले कई सालों में हमारे देश की अर्थव्यवस्था में लगातार बदलाव आ रहा है। अब पहले जैसी सेंट्रलाइज अर्थव्यवस्था नहीं रही है, इसमें पब्लिक पार्टनरशिप की भागीदारी लगातार बढ़ती जा रही है और ऐसी स्थिति में हमें नए सिरे से अपने अर्थतंत्र को, अर्थव्यवस्था के बारे में चिंतन करना होगा। और ये कोई मोदी सरकार नहीं कह रही है, नरसिम्हा राव सरकार से जो आर्थिक उदारीकरण का दौर शुरू इस देश में हुआ वो लगातार चल रहा है और उसके कुछ पॉजिटिव सकारात्मक परिणाम भी देश को मिले हैं, कुछ नेगेटिव भी मिले होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि इस सरकार को अगर देश ने बहुमत दिया है और बहुमत के साथ ये सरकार बनी है तो इस सरकार को पूरा हक है कि वो अपने हिसाब से इस देश के आर्थिक तंत्र को कैसे बेहतर बनाया जाए, उसके लिए जो प्रयोग करना चाहे वो सबको विश्वास में लेकर वो करना चाहिए। और 6 महीने में अगर मान लीजिए मोदी जी ने लाल किले से घोषणा की अब भंग करेंगे, फिर उन्होंने मुख्यमंत्रियों की बैठक बुला ली, तो चर्चा तो की जा रही है ना। 2 राज्यों के मुख्यमंत्री नहीं आए, बाकी राज्यों के मुख्यमंत्री आए, बैठेंगे, कोई बात निकलेगी और हो सकता है कोई पॉजिटिव तंत्र हमारे देश के सामने आए। जी नहीं, आनंद शर्मा का ये कहना था। मैं एक बात कहना चाहूंगा जी कि ऐसा नहीं है कि देखिए यूपीए के टाइम में भी जो है प्लानिंग कमीशन में लगातार इस तरह के आर्थिक नीति के साथ साथ बदलाव हुए हैं। जो आधार वाली पूरी योजना है वो प्लानिंग कमीशन की योजना है पूरी की पूरी। जो इंक्लूसिव फाइनेंशियल इंक्लूजन वाली बात है जिसमें डायरेक्ट बैंक में जमा होना है, खातों में जमा होना है पैसा, वो सारा प्लानिंग कमीशन की योजना। ऐसा नहीं कि बदलाव नहीं आ रहा, यूपीए के टाइम में भी आ रहा था, लेकिन वो ये नहीं था कि एक झटके से आप चीज़ों को खत्म कर दें। वहाँ भी गति थोड़ी धीमी थी लेकिन वो चल रहा था, क्योंकि बहुत तेज गति से भी आप जाएंगे तो उलटने की भी संभावना रहेगी। आप देखिए यूरोप में क्या हुआ, अमेरिका में क्या हुआ। आप जो भी लोग जो है देखिए, जो नेहरू का मॉडल था एक मिक्स्ड इकोनॉमी का, जहां थोड़ा बहुत कंट्रोल, थोड़ा खुला जो है उद्योगों को भी देना, उसको थोड़ा और उदार करके आप बनाएं। जब तक थोड़ा नियंत्रण नहीं रहेगा, आज भी अमेरिका में नियंत्रण की बात हो रही है पूरी की पूरी। जब आप बाजार को खुला छोड़ देते हैं तो आप औधे मुंह गिरने की पूरी संभावना होती है। आपने 2008 में देखा कि पूरा अमेरिका में क्या हुआ, आज भी वो उभर नहीं पाए वहां की अर्थव्यवस्था। यूरोप की क्या हालत हो गए हैं, आप साउथ एशिया में देख लीजिए क्या हो रहा है, फिलीपींस और चाइना का क्या हाल हो रहा है आप देख रहे हैं, वहां भी धीरे धीरे वो स्थितियां बन रही हैं। तो मेरा ये कहना है कि आप बदलाव लाइए और समय के साथ बदलना बहुत जरूरी है। जिस तरह से अर्थव्यवस्थाएं बदल रही हैं, समय के साथ आपको बदलना होगा, लेकिन धीरे धीरे बदलना होगा आपको, ताकि जो है आप एकदम से उलट न जाए, कहीं डर ना हो कि आप कहाँ रह जाएंगे, फिर आप पलट जाएंगे। तो मेरा ये कहना सिर्फ है। जी राकेश भान जी, ये भी तो सही नहीं है कि अगर कोई योजना बनी है उससे अगर राज्य सरकारें खुश नहीं है तो ये भी तो ठीक नहीं है, क्योंकि उसमें जिस तरीके से देखा जाए, केंद्र के हिसाब से बात की जाए तो राज्य सरकारें अच्छा उन्होंने काम किया है और राजकोषीय घाटे को कम करने में उनका प्रदर्शन बेहतर रहा है जिस तरीके से, लेकिन उनको हमेशा शिकायत रही योजना आयोग से, उनकी शिकायतें नहीं सुनी गई, तमाम चीजें शिकायत की गई, तो ये भी तो ठीक नहीं है। हाँ बिल्कुल ठीक नहीं है, और इसमें राजनीति ज्यादा थी जी। खासकर जो देखिए जो यूपीए सरकार के जो थे उसके जो खिलाफ के पार्टी के जो थे वो मुख्यमंत्री थे, उनको ज्यादा परेशानी थी, क्योंकि सरकार
जो है अपना हाथ खोलती नहीं थी, प्लानिंग कमीशन भी नहीं खोलता था। और जिस तरह के लोगों को बैठाएगा प्लानिंग कमीशन में, वो भी एक प्रश्न का बात है। देखिए पहले प्लानिंग कमीशन जो अर्थशास्त्री, अच्छे अर्थशास्त्री जो एक उनकी समझ होती थी, बैठते थे। धीरे धीरे जो ऐसे लोगों को बैठाया गया जो कि लगातार जो है कि वो सरकार को के हिसाब से चलते रहे, बाजार के हिसाब से पूरा चलते रहे, और राज्यों को वो राजनीति भी करते रहे सरकार के हिसाब से, जो कि प्रधानमंत्री या जो सरकार है वहाँ की किस हिसाब से वो चल रही है, किसको देना है किसको नहीं देना है। विपक्ष का मुख्यमंत्री है तो लगातार उसको दौड़ाएंगे, उसको नहीं देंगे उतनी उसका जो ठीक है राकेश खान जी, इसमें हमको एक बात समझनी चाहिए कि हमें प्लानिंग कमीशन की संतुलन बना के रखे, हमें प्लानिंग कमीशन और फाइनेंस कमीशन में कंफ्यूजन नहीं करना चाहिए। प्लानिंग कमीशन प्लानिंग के हिस्से में कामयाब था। अब जहां तक ये हिस्सेदारी है कि जो टैक्सेस इकट्ठे होते हैं वो किस तरीके से राज्यों में बांटा जाए, वो प्लानिंग कमीशन का काम नहीं है, वो फाइनेंस कमीशन का काम है जी। और ये हम प्लानिंग कमीशन और फाइनेंस कमीशन का बीच में मिक्सअप कर रहे हैं, ये गलत है। अभी जो फोकस है, सिर्फ फोकस की बात है, सेंट्रलाइज प्लानिंग से हम अब एक प्राइवेट सेक्टर इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं और उसमें कोई खराब बात नहीं है, पूरी दुनिया जा रही है। सोवियत यूनियन में गॉस प्लान था, जैसे कि हमारा प्लानिंग कमीशन है। रूस में आज गॉस प्लान नहीं है। चीन जो कि कम्युनिस्ट मुल्क है, उधर भी प्लानिंग कमीशन की जगह एक दूसरा उन्होंने आयोग रखा है, उसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, और उसका भी उसकी जो प्राथमिकता है कि वो है कि किस तरीके से वो इन्वेस्टमेंट्स लाए। जी, आप आर्थिक विशेषज्ञ हैं, हम प्लानिंग कमीशन को आपके हिसाब से समझना चाहेंगे। क्या प्लानिंग कमीशन की जो जिम्मेदारी बनती थी, जिस तरीके से काम करना चाहिए था, क्या किया प्लानिंग कमीशन ने, योजना आयोग ने उस तरीके से काम? जब प्लानिंग कमीशन बना है उसके बाद मैं कहता हूं कि पहले 40 साल में बिल्कुल कामयाब रहा प्लानिंग कमीशन, और भारत ने बहुत तरक्की की है प्लानिंग कमीशन के काम के जरिए। उस वक्त मैं वर्ल्ड बैंक में था और मैंने देखा है, बहुत करीब से देखा था कि इस तरीके से ये काम करते थे। बहुत ही दुनिया के सबसे अच्छे इकोनॉमिस्ट उनके पास थे। लेकिन हर चीज में जब परिवर्तन आता है, आज की तारीख में जो चीज 50 साल पहले ठीक थी वो आज की तारीख में जरूर नहीं है कि उस वक्त वो ठीक थी, आज की तारीख में वो ठीक नहीं है। अगर हमें परिवर्तन करने की जरूरत है तो वो अच्छी बात है। क्या कमियां देखी आपने कि क्यों इस तरीके के हालात बन गए? उस वक्त केवल केंद्र और मतलब स्टेट फंडिंग थी, प्राइवेट सेक्टर फंडिंग आ नहीं रही थी। आज की तारीख में डोमेस्टिक प्राइवेट सेक्टर फंडिंग आ रही है, इंटरनेशनल प्राइवेट सेक्टर फंडिंग आ रही है। उसको हमको चैनलाइज करना है। उसको चैनलाइज करने के लिए फोकस में अब तब्दीली करनी है हमको। आ रहे खेमचंद जी आपसे ही सवाल है, जिस तरीके से यहाँ पर कि अब पीएम नरेंद्र मोदी को नेहरू विरोधी बताया जा रहा है, जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां सवाल खड़े कर रही हैं। देखिए यहाँ पे दो चीजें हैं जी। पीएम मोदी नेशनलिस्ट हैं, वो देश को आगे ले जाना चाहते हैं, वो किसी के विरोधी नहीं है, वो देश के समर्थन में है, देश को आगे ले जाने की सोच रखते हैं। तो इस योजना के पीछे दो चीजें हैं, एक है उनकी फ्यूचरिस्टिक सोच और दूसरा स्टेट्स को एम्पावर करना। अभी तक जो प्लानिंग कमीशन में काम होता था वो ब्यूरोक्रेसी से होता था। ब्यूरोक्रेसी किस तरीके से काम करती है आप सभी जानते हैं। अभी एग्जीक्यूटिव को इस बॉडी में शामिल किया जाएगा और एग्जीक्यूटिव के साथ डिस्कस करके, प्लान करके, उनके एक्सपीरियंस को शेयर करके डिसीजंस लिए जाएंगे। उससे जो हमारा फेडरल सिस्टम है उसको और मजबूत किया जाएगा और डिसीजन तेजी से लिए जाएंगे। तो ये जो सोच है वो फ्यूचरिस्टिक सोच है, देश को आगे ले जाने वाली सोच है। मैं ये नहीं कहता कि प्लानिंग कमीशन ने कुछ भी नहीं किया या जो भी किया वो गलत किया, लेकिन प्लानिंग कमीशन का समय निकल गया। अब हमें भविष्य के बारे में सोचना है, भविष्य में कैसे बेटर काम हो सकता है उसके बारे में सोचना है। उसी के अनुसार मोदी जी ने इस नई योजना का प्रारूप सभी के सामने रखा और उस पर डिस्कशन किया और इसको हम जल्दी इम्प्लीमेंट करेंगे और इसके थ्रू तेजी से डिसीजन लिए जाएंगे और देश हित में डिसीजन लिए जाएंगे। वरिष्ठ पत्रकार पीयूष जी ने कहा, उनका ये मानना है कि जब सीएम थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अकेले, उनको दिक्कत थी, कुछ परेशानी थी और उसी के चलते ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ गुजरात को इसमें दिक्कत थी, बहुत सारे राज्यों को दिक्कत थी। और मैं आपको बताना चाहता हूं मोदी जी की इस योजना को जो तेलंगाना के सीएम है उन्होंने भी इंडोर्स किया है, उड़ीसा के सीएम ने भी इंडोर्स किया है। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों ने इसको इंडोर्स किया है। ये योजना क्योंकि फ्यूचरिस्टिक योजना है, राज्यों के हित की योजना है, देश के हित की योजना है, इसलिए सब लोग इसको इंडोर्स कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ कांग्रेसी सीएम अपनी राजनीति के कारण इसका विरोध कर रहे हैं। वो सिर्फ विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं, कोई लॉजिकल विरोध नहीं कर रहे। यदि उनका कोई लॉजिकल विरोध होता तो जनता समझती, हम भी समझते। चलिए पीयूष जी आपसे जवाब इस पर ले लेते हैं, उसके बाद हम राजेश जी से जवाब देंगे इस पर। देखिए मेरा तो बस यही कहना है कि देखिए ठीक है, परिवर्तन होना चाहिए, बदलाव आना चाहिए, लेकिन लगातार जो है कि एक कन्फ्यूजन की स्थिति मुझे दिखाई दे रही है।
कि अभी भी उन्होंने पहले बात करी डिसमेंटल कर देंगे, फिर बाद अभी कंसल्टेशन कर रहे हैं कि इसको कैसा क्या स्वरूप दें, क्या करें क्या नहीं करें, क्या वही रखा जाए क्या नहीं किया जाए। तो कोई एक फ्रेम अभी दिमाग में है नहीं, कंफ्यूजन है, लेकिन निश्चित रूप से देखिए बदलाव आना चाहिए। लेकिन कंफ्यूजन नहीं है, मोदी जी जो भी काम करते हैं पूरी क्लैरिटी से करते हैं। मोदी जी ने पूरा प्लान सीएम के सामने रखा है, किस तरह बढ़ाया जाए। ये सवाल आप उठा रहे हैं, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर कंफ्यूजन वाला सवाल अभी तक किसी की जुबान से नहीं निकला है, क्योंकि मोदी जी जो भी काम करते हैं पूरी क्लैरिटी से करते हैं। उन्होंने पूरा प्लान में तो आप पूरा देखिए कहीं भी बहुत का बैकग्राउंड स्टडी के साथ सीएम के साथ रखा, क्या करना है क्या नहीं करना है। नारेबाजी कुछ होती है, होता कुछ और है, वो चीज जमीन पे उतर नहीं पा रही है, कैसे किया, जो कंफ्यूजन है। अगर आप देखिए नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आपको याद नहीं है तो जनधन योजना के थ्रू सिर्फ आप उनसे प्रभावित अभी तक 4.5 करोड़ से ज्यादा लोगों का अकाउंट बन चुका है। ऐसा नहीं है, लेकिन कंफ्यूजन है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ये जो कंफ्यूजन उनके दिमाग में चलता रहता है। जी राजेश जी, ये मेरे साथी जो अभी बीजेपी से हैं अभी बता रहे थे कि कांग्रेसी मुख्यमंत्री को सिर्फ प्रॉब्लम है इससे। कांग्रेस के मुख्यमंत्री को किसी को प्रॉब्लम नहीं। कांग्रेस के मुख्यमंत्री सबने ये समझाया है कि जो आज ये योजना आयोग का नाम बदल रहे हैं, 5 साल बाद इनकी सरकार नहीं रही, 5 साल बाद किसी दूसरी सरकार आई, वो भी नाम बदले, वो फिर दोबारा योजना आयोग ला दे या तीसरा कोई नाम बदल दे, तो ये नाम बदलने में नाम क्या, इसमें संशोधन करके इसमें इन्हें काम करने में क्या प्रॉब्लम आ रही है। जो इसके पीछे कुछ और षड्यंत्र सा नजर आ रहा है। काम जो देश के इतने काम ठप पड़े हैं, देश में अभी तक इतनी योजनाएं हैं सारी ठप पड़ी हुई हैं, ये किस योजना के ये काम भी तो काफी महत्वपूर्ण है राजेश जी, योजना आयोग का काम भी तो काफी महत्वपूर्ण है। 6 महीने से ठप रखा है ना, ये 6 महीने से ठप रखा विकास है। की गति इस पर भी तो निर्भर करती है, विकास का मामला है ये। मैं मानता हूं विकास की गति इसी पे टोटली निर्भर करती है, ज्यादातर 90% 80% इसी पे निर्भर करती है। तो इसे आगे इन्होंने बढ़ाया क्यों नहीं, इसमें संशोधन बैठा के कुछ लोगों को संशोधन करते, ये चीजें हमें पसंद नहीं है, ऐसे ऐसे करने, मुख्यमंत्री देश के बुला के करते, नाम बदल के ही। यही सवाल आपसे पूछा जाए कि आपने अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभाई, एहसास क्यों नहीं हुआ। हम तो क्योंकि आप भी इस बात को समझ रहे हैं कि राज्य सरकारें अगर कोई योजना बनाती है उसके लिए फंड मांगती है, तो जिस तरीके से उनको ना मिले निराशा हाथ लगती है, कैसे विकास होगा। आप इसको महसूस कर रहे हैं, लेकिन काम आपने नहीं किया उस तरीके से। हमने हमारे जब क्या मैं कांग्रेस के मित्र से क्वेश्चन कर सकता हूं? जी बिल्कुल। कि क्या उनको सिर्फ नाम से परेशानी है या काम करने के ढंग से और सोच से परेशानी है? परेशानी नहीं है, जो आप समय आपको काम से परेशानी नहीं है, आपको फ्यूचरिस्टिक सोच से परेशानी नहीं, सिर्फ नाम से परेशानी है। तो आप ऐसा बोलो कि सिर्फ और सिर्फ आपको नाम से परेशानी है। जो भी मोदी जी करना चाह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। आपने 6 महीने देश के 6 महीने बर्बाद कर दिए, देश के 6 महीने आपने 10 साल बर्बाद किए, 10 साल में आपने देश को धरातल में ले गए, ये जनता ने देखा, इसीलिए आपको भी जनता ने धरातल पे भेज दिया। आपको कम से कम अगले 2 से 3 साल तक बोलने लायक नहीं हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपको कम से कम 100 ऐसी चीजें गिना सकता हूँ जो 6 महीने में हुई है। आपने अभी तक 60 साल में करोड़ों लोगों के बैंक में अकाउंट तक नहीं खुलवाए। मोदी जी ने 6 महीने में लगभग 4 करोड़ से ज्यादा लोगों के अकाउंट खुलवाए। आज गरीब लोग भी वहां पे अपने पैसा रख सकते हैं। नहीं, जानकारी आपको नहीं है, आपको नहीं है। ये करोड़ों लोगों के अकाउंट आज भी बैंक में नहीं खुले हुए थे। गांव तक बैंकों को ले जाने का काम उस समय कांग्रेस सरकार नहीं करवाया था। तो फिर आपके राज्य में क्यों करोड़ों लोग बिना बैंक अकाउंट के रह रहे थे? क्योंकि आपकी कोई इंटेंशन ही नहीं थी, आपकी लोगों को एम्पावर करने की सोच ही नहीं थी। आपकी जो सोच थी सिर्फ और सिर्फ बड़ेरा जी को एम्पावर करने की थी। चलिए यहाँ पर एक बार फिर से वही लड़ाई शुरू हो रही है जो अक्सर हम सदन में देखते हैं, आवाजें इसके लिए रेज होती हैं। मनोज जी, पीयूष जी को आपने सुना, राजेश जी को आपने सुना, क्या आपको भी वाकई में यही लगता है कि बस घोषणाएं हो रही हैं, योजनाएं बन रही हैं, काम अभी तक कुछ नहीं हुआ? नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से राजनीति करते हैं। कांग्रेस वाले भाजपा पे आरोप लगाएंगे, भाजपा वाले कांग्रेस पे लगाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि 6 महीने का समय किसी भी सरकार के लिए बहुत अधिक समय नहीं होता है। 2-3 महीने तंत्र को समझने में निकल जाते हैं। और इस सरकार में वैसे भी आधे से ज्यादा मंत्री शायद पहली बार चुन के उनमें से आए हैं और योजनाएं बनी हैं। योजनाएं बनी हैं, हमें कम से कम साल भर तो इंतजार करना पड़ेगा। 6 महीने योजना बनने में लगे, 6 महीने हम जमीन पे टाइम दें उतरने में, और फिर उसका रिजल्ट देखें। मोदी जी ने भी 60 महीने मांगे हैं, 6 महीने नहीं मांगे थे देश से, तो कम से कम 60 महीने तो इंतजार करें, उसके बाद
कहे साहब कुछ तो नींव रखेंगे। कंफ्यूज हैं या वो हैं। अरे भाई जहाँ देश 65 साल इंतजार कर सकता, 60 महीने और नहीं कर 65 सकता। साल देश को 65 साल में काम नहीं हुए क्या? नहीं आपको तो नजर नहीं आया काम? मतलब 60 महीने भी काम नहीं करने दो किसी को। ना 60 महीने आप करिए, कुछ नींव तो रखिए। अरे भाई अगर इस पे डिबेट होगी देश में तो फिर शायद कांग्रेस को ज्यादा जवाब देने पड़ेंगे, ना कांग्रेस को ज्यादा जवाब देने पड़ेंगे। इसलिए देश के बहुमत का कांग्रेस को सम्मान, देश के बहुमत का कांग्रेस को सम्मान करना चाहिए और देश ने बहुमत अगर मोदी जी को दिया तो काम करने का मौका देना चाहिए। बिल्कुल मौका थोड़ा संयम रखना चाहिए। जितने अच्छे काम करेंगे कांग्रेस सपोर्ट करती है। अरे भाई अच्छे काम के लिए। आपको निंदा करने का पूरा हक है, मैं आपकी भाषा नहीं बोल सकता, लेकिन जो है इस देश की जनता भी चाहती है। शायद इसीलिए आप देखिए जितने भी चुनाव परिणाम आ रहे हैं, चाहे महाराष्ट्र में हो बीजेपी जीती, हरियाणा हो बीजेपी जीती, क्या वजह है ये? मतलब आप दोष दे रहे हैं कांग्रेस को, क्यों देश की जनता वोट दे रही है फिर? भाई अरे आप अब कह रहे झूठ बोल रहे हैं, यहाँ पर आप जनता पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। जनता पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। पढ़ा लिखा है, जानता है क्या सही है क्या गलत है। इन्होंने रखी है, जनता ने नहीं रखी है। नहीं, अगर आज बहुमत में बीजेपी की सरकार केंद्र में चुनकर आई है तो इसके जिम्मेदार भी आप हैं, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं वादे किए उस तरीके से पूरे नहीं हुए और जनता ने मौका दिया बीजेपी को। अगर स्टेट में बीजेपी की सरकार आ रही है तो कहीं ना कहीं युवाओं को समझ में आ रहा है कि कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है ना। ये ठीक है, आपकी बात का कुछ कमियां रही होंगी इस वजह से ये आए, ठीक है। उस कमियों पे हम अपने पे जो कमी रही है, ऐसे तो हमारे जो विश्व में सबसे ज्यादा जो उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी वो भी चुनाव हार गई थी और उसके बाद हमारी स्थिति फिर जनता ने हमें समझा, फिर हमें बहुत भारी मतों से दिया। राजीव जी रहे, नरसिंहा राव जी रहे और मनमोहन सिंह भी 10 साल अभी रहे हैं। ऐसा नहीं है, ठीक है, जो कमी है कोई कमी होगी उसको हम मंथन कर रहे हैं, उसको दूर करेंगे और देखना ये जो झूठ की दीवार रखी है ज्यादा दिन नहीं चलेगी। तो ठीक है ये बात, लेकिन 5 साल तो किसी को काम करने का 5 साल करिए, हम तो कह रहे हैं अच्छे काम करेंगे, हम कह रहे हैं आप सुन नहीं रहे हमारी बात। मुझे लगता है हम सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे लगता है अच्छे काम तो फिर अभी से आप मुखर क्यों हो रहे हैं? अभी से आप मुखर, अभी तो आप कह रहे हैं कि 5 साल काम करिए, आप तो ये 6 महीने में आपने जीना मुश्किल कर दिया है। 6 महीने में जीना मुश्किल नहीं कर दिया है, अभी ये कह रहे हैं कि 5 साल तो हमें कोई हटा नहीं सकता, किसी में ताकत नहीं है, उस हिसाब से काम कर रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि जनता चाहेगी हटा देगी, जैसे आपको हटाया जनता इनको भी हटा देगी। अरे अगर झूठ बोलेंगे जनता हटा देगी, जनता किसी की नहीं है, पब्लिक सब जानती है कौन सरकार कौन पार्टी झूठ बोल रही है, झूठे वादे करती है, सब जनता देख रही है। ये किसी एक पार्टी को दूसरी पार्टी को प्रमाण पत्र देने की इस देश में जरूरत नहीं है। देश ने सबका शासन देखा है और सबको जनता देखेगी, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। इसलिए कांग्रेस पार्टी आज उन्हें झूठा और आप जनता पर सवाल खड़े नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जनता बिल्कुल आज जागरूक है, जानती है क्या अच्छा है क्या बुरा है। राकेश भांजी, 2 तस्वीरों के बारे में आपसे मैं जिक्र करूं, पूछना चाहूंगी इस पर चर्चा कि यूपीए के कार्यकाल में योजना आयोग की एक तस्वीर, अब यहाँ पर जिस तरीके से अभी नाम फाइनल नहीं हुआ है, एक रणनीति बनाई जा रही है, टीमों का गठन हुआ है मोदी सरकार में और कहा है पीएम ने कि योजना आयोग की जगह एक उपयुक्त निकाय होना चाहिए ताकि देश की ताकत का मजबूती के साथ उपयोग किया जा सके। इसको ध्यान में रखकर यहाँ पर अब नई संस्था का गठन होने जा रहा है। तो क्या लग रहा है आपको, पीएम ने जो अब तक काम किए हैं और योजना आयोग को लेकर जो कदम उठा रहे हैं, इसमें कैसी तस्वीर नजर आएगी? इस वक्त कहना मुश्किल है, क्योंकि जब ये नया आयोग बनेगा तब हम कह सकते हैं कि हाँ ये ठीक बना है, इसका गठन ठीक हुआ है नहीं हुआ है, किस प्रकार के लोग इसमें आए हैं, क्या काम उन्होंने किया है। अभी तो गठन हुआ ही नहीं, तो मैं कैसे बोल सकता हूँ कि ये ठीक हुआ या गलत हुआ? नहीं, अभी जितने भी कदम उठाए हैं, सीएम भी रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अच्छे प्लानर माने जाते हैं और जिस तरह की तारीफ भी हुई है उनकी, चाहे विदेश में वो गए हों या फिर देश के अंदर। मैं आपको एक बात ये एक जो तस्वीर उभरी है उसमें कैसा लग रहा है, उम्मीद कैसी कर रहे हैं? राकेश भाई, जो मैं समझ रहा हूँ, जो विपनेश आपसे पूछना चाह रही हैं कि जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी या इस सरकार का जोर है कि राज्यों को आर्थिक अधिक मजबूती मिले, उनको ज्यादा अधिकार मिले और दिल्ली बैठ के तय राज्यों के विकास की योजना तय ना करे। और वो पार्टी पॉलिटिक्स पे नहीं कह रहे हैं, इसमें सभी राज्यों की बात हो रही है, वो शायद इस बात को उठाना चाह रही हैं। नहीं, बिल्कुल, अगर राज्यों को हम ज्यादा हक दें फेडरल स्ट्रक्चर के लिए, वो ज्यादा अच्छी बात है जी। और मुझे लगता है कि हमारे पूरे मुल्क के लिए अच्छा है कि अगर राज्यों को हम ज्यादा अधिकार दें हमारे प्लानिंग प्रोसेस में। मगर मनोज जी, यहाँ पर एक सवाल फिर खड़ा होगा पक्ष और विपक्ष का। जहां पर बीजेपी की सरकार है जिन राज्यों में, वहां पर सहूलियत होगी, जहां पर कांग्रेस की सरकार है जिस राज्यों में मिलीजुली सरकार बनी है वहां से अलग आवाजें उठेंगी, तो कहीं ना कहीं ये भी राजनीति की भेंट सवाल का उत्तर देने के लिए कांग्रेस और बीजेपी के प्रतिनिधि बैठे हैं। मैं कम से कम इस बहस में टिप्पणी करने से बचना चाहता हूं। खेमचंद जी, आपसे ही ले लेते हैं इस पर जवाब।
कि देखिए मोदी जी का जो नारा है, हम सबका साथ सबका विकास, उसी के आधार पर उन्होंने सभी मुख्यमंत्रियों को बुलाया, उनके साथ खुले दिल से चर्चा पर चर्चा की। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ जो इंडस्ट्री के जाने माने नाम है, जैसे नादिर गोदरेज जी, उन्होंने कल बोला कि आप विजिबल फर्क देख सकते हैं यूपीए सरकार में और एनडीए सरकार में। आज 9 बजे ब्यूरोक्रेसी ऑफिस में पहुंच जाती है और वो काम करती है, और उनके काम करने की वजह से डिसीजन हो रहे हैं। बैलेंस की बात आपसे पूछिए खेमचंद्र जी। चल रही जी, मैं आपको वही बताना चाह रहा हूं कैसे कायम करेंगे केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में जो संतुलन इंटेंशन से होता है। जो हमारी इंटेंशन वो देश को आगे ले जाने वाली तीन इंटेंशन सीएम है, इस राज्यों मीटिंग को में नहीं empower करने पहुंचे, की। 3 सीएम इस मीटिंग में नहीं पहुंचे इसका और मतलब पीएम ये ने नहीं कहा कि- कि वो खुद अपना नुकसान करेंगे। तो अभी से मैं यहाँ आपको पर हालात बताना- सही नजर नहीं ऐसा आ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 3 सीएम नहीं पहुंचे, वो उनकी अपनी पर्सनल ग्रीवेंस की वजह से नहीं पहुंचे, लेकिन हम उनको लगातार कम्युनिकेट करते रहेंगे, उनको लगातार रिक्वेस्ट करते रहेंगे कि वो इस प्रोसेस में शामिल हों और इस प्रोसेस के थ्रू अपने राज्य के लिए लाभ उठाएं और देश को आगे ले जाने में मदद करें। क्योंकि हम यदि फ्यूचरिस्टिक नहीं होंगे, हम समय के साथ परिवर्तन नहीं लाएंगे, तो हम लोग पिछड़ जाएंगे। जैसा हमारे सहयोगी ने बताया कि पिछले योजना आयोग ने बहुत सारे ब्लंडर किए कि 26 रुपए या 32 रुपए गरीबी रेखा को, क्योंकि वो लोग ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो लोग आम जनता की भावना को या आम जनता की परेशानी आप तो गरीब को देखना नहीं चाहते, आप तो कॉर्पोरेट को देखना चाहते हो। उतने अच्छे तरीके से नहीं समझते गरीब जितना तो आपने नजर में कोई कि नहीं एग्जीक्यूटिव समझते हैं, जितना कि जन नेता समझते हैं। तो इसीलिए मोदी जी ने इस नई संस्था में सीधे सीधे मुख्यमंत्रियों के पार्टिसिपेशन को प्रमुखता देने की सोची है। इसीलिए उन्होंने खुले दिल से, बिना ब्यूरोक्रेसी से, मुख्यमंत्रियों से बात करके इस मुद्दे को आगे बढ़ा। बात कहाँ हो रही है खेमचंद्र जी? यही हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके की बात है। सीएम तो बात करने को तैयार नहीं है, मीटिंग में पहुंचे नहीं, आपने साफ कह दिया कि नहीं आए तो कोई बात नहीं, अपना नुकसान कर लेंगे। तो ऐसे कैसे बात करेंगे? गिलास खाली है, आप ये नहीं कह रहे कि लगभग 90% गिलास भरा हुआ है। आप देखिए कि मेजोरिटी ऑफ द सीएम, जिसमें बीजेपी के भी और नॉन बीजेपी स्टेट्स के सीएम आए और एक बहुत ही हेल्थी चर्चा हुई और सभी ने इस आइडिया को अप्रिशिएट किया, सभी ने टीम इंडिया के आइडिया को अप्रिशिएट किया, क्योंकि उनको पहली बार। खेमचंद्र जी आप क्या कह रहे हैं? हेल्दी डिबेट हुई आपने कहा, लेकिन कुछ नतीजा सामने निकल कर नहीं आया। नतीजा सामने क्यों नहीं आया जी? क्या आया निकल सामने कर? आया? आप देखेंगे नॉन बीजेपी स्टेट्स ने, आप देखेंगे तेलंगाना के सीएम ने इस आइडिया को अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छी बात है कि सीएम को भी अपनी बात रखने का मौका मिलेगा, सीएम को भी जो केंद्र के डिसीजन हैं उसमें सलाह मशवरा करने का मौका मिलेगा। यदि नॉन बीजेपी स्टेट्स के सीएम जो बीजेपी के आगे चुनाव लड़के सरकार बनाई है वो इस आइडिया को अप्रिशिएट करते हैं, तो ये एक पॉजिटिव चीज है। मैं सिर्फ एक पार्टी, क्योंकि वो सिर्फ नाम और कुछ अपनी पर्सनल ग्रीवियंस की वजह से इसका विरोध कर रही है, उस पर मैं चर्चा नहीं करना चाहूंगा। इस बैठक से बहुत ही पॉजिटिव चीजें निकल के बाहर आई हैं और वो मतभेद तो सामने निकल कर आ गए हैं। विपक्ष का कहना है कि पीएम ने योजना आयोग को भंग करने की घोषणा की, 4 महीने के बाद संस्था के भविष्य पर चर्चा करने के लिए सीएम को बुलाया बैठक के लिए। देखिए, डेमोक्रेसी में हेल्थी मतभेद तो रहते हैं। ही हैं, लेकिन मेरे को लगता है कि कांग्रेस ही हेल्थी मतभेद रखने की बजाय वो सिर्फ अपनी पर्सनल ग्रीवियंस और नकारात्मक राजनीति को साध रही है, जो कि सही नहीं है। जी राजेश जी, अब इन्होंने जैसे उद्योगपतियों के नाम गिना दिए, किसी अर्थशास्त्री के नाम गिनाते तो मेरी समझ में आता है उस लाइन से उद्योगपति काफी पढ़े लिखे इंसान भी हैं और ना पढ़े लिखे अलग है, वो उद्योगपतियों के सब उद्योगपति की तो पार्टी है आपकी, सारे बड़े बड़े उद्योगपति चला रहे हैं जी। योजनाएं गांव तक, गरीब आदमी तक कहाँ योजनाएं आपकी जा रही हैं? खेमचंद्र जी सवाल उठ रहा है कि उद्योगपति आपकी मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं अपने कांग्रेस के मित्र को बताना चाहता हूँ, 4 करोड़ से ज्यादा बैंकों में अकाउंट गरीब लोगों के ही खुले हैं और आज लोन दिलाते हैं उसको 10 रुपए से ज्यादा डीजल और पेट्रोल के रेट गरीब आदमियों के लिए ही, वहाँ काम दिलाने के लिए वहाँ के काम भी आपको मैं बताना चाहता हूँ। मंत्रालय जिस तेजी से सरकारी मंत्रालयों में, सरकारी ऑफिस में काम हो रहे हैं, उससे गरीब आदमी जो बरसों अपने डिसीजंस के लिए लटका रहता था, बरसों अपने डिसीजंस के लिए वेट करता था, उनकी फाइल भी, उनसे रिलेटेड फाइल भी मूव कर रही है और उन पर तेजी से काम हो रहा है। और जैसा मोदी जी ने कहा कि मेरे को 60 महीने चाहिए, क्योंकि आपने जितने ब्लेंडर किए हुए हैं उसको सही करने में थोड़ा समय तो लगेगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने योजनाओं को सही किया, अभी हम लोगों ने वर्क कल्चर को सही किया, अभी हम लोगों ने एक पॉजिटिव माहौल लाए, एक नई सोच लाए। चलिए ठीक है, सुन लीजिए राजेश इस पर जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए खेमचंद्र जी, सुन लीजिए राजेश इस पर जवाब दे रहे हैं। यही तो आप में काबिलियत है कि फाइल चल रही है, फाइल ये चल रही है, गरीब योजना बना रहे हैं,
योजना ही बनती रहेंगी आपकी, मतलब 5 साल तक तो यही करते रहोगे, फिर कहोगे 5 साल और दे दो हमें। नहीं, हमने तो जो बोला उसी के आधार पे अपना काम चल रहा है। आप लोगों ने 5 साल कितने बार मांगे और 60 साल में कुछ नहीं किया। आप हमने जो गरीबी काम दूर करा करने की बात करते थे, आपने गरीबी पैदा की है। मैं आपको बताना चाहता हूं तो आपको कि आपकी 60 साल के बाद भी सरकार को इतनी बड़ी सब्सिडी दे के एक भोजन की व्यवस्था करने के लिए खेमचंद जी गरीबों के लिए योजना उम्मीद लानी करें पड़ी। कि क्योंकि आप योजना लोगों ने जो कभी उनके लिए कुछ आप सोचा ही पहल नहीं। कर रहे हैं और नई संस्था जो बना रहे हैं, इसमें देश का भला होगा, राज्यों की जरूर जो भला होगा। शिकायतें हैं वो दूर हो मैं पूरी जाएंगी। तरीके से भले ही अभी आशावादी तो हूं। कुछ तस्वीर ठीक ठाक नजर नहीं आ मैं रही है, पूरी तरीके से गरीबी कम आशावादी हूं, होगी, इससे देश का उम्मीद भला करें होगा, क्या? राज्य एम्पावर होंगे और स्मार्ट डिसीजंस लिए जाएंगे, स्मार्ट कम्युनिकेशन होगी और स्मार्ट कोऑर्डिनेशन होगा। अभी तक राज्यों के बीच में कोऑर्डिनेशन ना होने की वजह से बहुत सारी समस्याएं आती हैं, वो समस्याएं कम चलिए होंगी। ठीक है, आखिरी कमेंट मनोज जी से ले लेते हैं। मनोज जी, क्या उम्मीद करें कि अब समस्याएं दूर हो जाएंगी? नहीं, बिल्कुल उम्मीद की जानी चाहिए। जब भी कोई सुधार होता है वो सुधार भविष्य को ध्यान में रखकर और देश की और राज्यों की बेहतरी के लिए होता है, और उम्मीद की जानी चाहिए कि जो भी चीज बनेगी उससे एक अच्छा ही हमें एक भविष्य देखने को देश का मिलेगा। बाकी तो आर्थिक विशेषज्ञ भान जी हैं, वो ज्यादा बेहतर बताएंगे इस विषय में। जी राकेश भान जी, आखिरी कमेंट आपका इस पर। पूरी दुनिया उम्मीद पर कायम है, तो मैं भी उम्मीद रखे हूं कि इससे देश का भला होगा, और 5 साल के बाद अगर भला नहीं हो तो जनता जवाब देगी। जी पीयूष जी। नहीं देखिए, अगर एक नई सोच के साथ चल रहे हैं तो अभी हमें इंतजार करना पड़ेगा कि क्या वाकई कुछ बदलाव आता है कि समय देना पड़ेगा जी थोड़ा। हाँ, बिल्कुल निश्चित रूप से। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और उम्मीद की जा रही है कि जो नई संस्था का गठन करने की कोशिश कर रही है सरकार, उसमें राजनीति का जो रंग है वो नहीं चढ़ेगा। फिलहाल न्यूज़ लाइन में इतना ही। आप देखते रहिए चैनल 1 न्यूज़।